हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कशन किया था जो विलियन चैप्टर था उसमें विलियन की जो सांद्रता है उसकी इकाइयों के बारे में। उसमें सभी प्रकार की इकाइयां आपको बता दी थी। उनसे संबंधित न्यूमेरिकल के लिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल करवाए थे आपको, और कुछ न्यूमेरिकल जो उसके लिए बताया था आपको कि जो चैनल है उसमें आप जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसके अंदर आपको पीडीएफ अवेलेबल है। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके उसके क्वेश्चंस जो है वो सोल्व कीजिए। फिर अगर आपको नहीं आते हैं तो उसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिए थे मेरे 9887617648। उस पर आप जो है उस क्वेश्चन को भेज दीजिए, मैं रिप्लाई करके बता दूंगा आपको। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा विलेयता। आज जो अपना टॉपिक है वो है विलेयता। तो सबसे पहले देखते हैं कि विलेयता का मतलब क्या होता है। विलेयता का मतलब क्या होता है, नाम से पता लग रहा है विलेय। विलेय का मतलब घुला हुआ। कोई भी पदार्थ है उसका विलयन में कितना भाग उपस्थित है, विलयन में कितना भाग उपस्थित है, वो उसकी विलेयता कहलाती है। सिस्टम से अगर इसको परिभाषा को बोले अपन तो ऐसे कह सकते हैं, किसी विलयन में घुली हुई विलेय की या पदार्थ की अधिकतम मात्रा को, घुली हुई विलेय या पदार्थ की अधिकतम मात्रा को उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। मतलब एक तरह से विलेयता जो है वो क्या हो गई, मात्रा हो गई। लेकिन मात्रा में कौन सी मात्रा हो गई, अधिकतम मात्रा। कौन सी मात्रा, अधिकतम मात्रा। तो विलेयता जो है वो एक तरह से अधिकतम मात्रा हो गई उस पदार्थ की। अब बात ये आती है कि कौन सा पदार्थ है वो किस पे घुल जाएगा, किस में नहीं घुलेगा। उसके लिए एक चीज समझनी है आपको। उसमें पहला जो शब्द होता है वो होता है समान, दूसरा शब्द होता है समान, और इस तरीके से लिखा होता है समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है। इसका मतलब समझो एक बार, आप दो बार समान यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें पहले वाला जो समान है वो किसके लिए है और दूसरा समान जो है वो किसके लिए है। पहला जो समान है वो है विलेय के लिए, विलेय। और विलेय के लिए आपको बता देता कि विलेय वो पदार्थ होता है जिसकी मात्रा कम होती है, ठीक है। दूसरा समान लिखा हुआ वो होता है विलायक के लिए। विलायक के लिए बताया था आपको कि वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो दो पदार्थ हो गए अपने पास, पहला समान विलेय के लिए, दूसरा समान जो है वो किसके लिए, विलायक के लिए। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि समान समान का मतलब हुआ क्या यहाँ पर। तो समान समान का मतलब है एक तो पदार्थ हो सकता है ध्रुवीय, एक हो सकता है अध्रुवीय। कैसा हो सकता है, ध्रुवीय और अध्रुवीय। वैसे तो मैंने आपको ठोस वाले चैप्टर में बता दिया था कि ध्रुवीय और अध्रुवीय की पहचान कैसे करते हैं, लेकिन एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं मैं। उसमें से बताया था कि ध्रुवीय वो होता है जो या तो आयनिक यौगिक होगा। कैसा होगा, आयनिक, क्योंकि वो आयनों से बनेगा, विपरीत आवेशित आयन होंगे। तो आयनिक यौगिक जो है वो ध्रुवीय होते हैं। इसके अलावा जिन सहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर होता है, जिन सहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर होता है वो भी किस तरह के होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी जो चीज थी वो थी अध्रुवीय में बताया था आपको कि अगर कोई अणु अकेला है, मतलब कोई परमाणु अकेला है या सम परमाणु अणु है या सम्मित है, मतलब लोन पेयर की उपस्थिति नहीं हो और दो प्रकार के परमाणु हो, तो उसको बताया था अध्रुवीय। सामान्यतः अध्रुवीय यौगिक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। कार्बन वाले ज्यादातर यौगिक जो है जिनमें केवल दो ही प्रकार के परमाणु होते हैं वो किस तरह के होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो है कि ध्रुवीय विलेय, मतलब जो पहला सेंटेंस हो गया वो हो गया ध्रुवीय विलेय। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। इसी प्रकार अगर यहां पर अगर बोले अपन कि अध्रुवीय विलेय, तो यहां पर भी क्या आएगा, अध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे। तो ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ध्रुवीय और अध्रुवीय को समझना है तो फिर से आप जो है वो सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर था ठोस अवस्था वाला, उसमें ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस आपको बता रखे हैं। उसके अंदर जो है आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं वहां से आप इसको, ठीक है। अगली जो बात आती है वो आती है कि जो विलेयता होती है, विलेयता उसके आधार पर विलयनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो विलयन जो होते हैं, विलयन उनको दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। एक जो विलयन होता है वो तो होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है और असंतृप्त का मतलब क्या होता है। जैसे शुरू में बताया था आपको कि विलायक की प्रकृति के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के और जो है कुल 9 प्रकार के जो है ना अपने पास क्या होते हैं, विलयन होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो विलेयता के आधार पर जो विलयन है उनको 2 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से, संतृप्त और असंतृप्त। वैसे इनका कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये 2 दे रखे हैं इसलिए मैं इनकी परिभाषा बता देता हूँ आपको। वे विलयन जिनमें
दिए गए ताप पर और दाब पर, वे विलयन जिनमें दिए गए ताप और दाब पर और अधिक विलय नहीं मिलाया जा सके। मतलब अगर एक बार उसमें निश्चित मात्रा मिला दी, उसके बाद उसमें नहीं मिलाया जा सके उसी ताप और दाब पर, तो विलयन कैसा होगा, संतृप्त होगा। लेकिन अगर उसमें उसी ताप और दाब पर और भी मिलाया जा सके तो वह कैसा हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गई बात। इसका कोई बड़ा रोल नहीं है यहाँ पर, आपको इसको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस विलयनों को विलेयता के आधार पर दो भागों में बांट रखा है, ये ध्यान रखना है, बस इसको समझना है अपन बोल दो। तो इसको समझते हुए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे नमक है, नमक NaCl, वो एक आयनिक यौगिक होता है, आयनिक यौगिक। और सभी आयनिक यौगिक दूर भी होते हैं, सभी आयनिक यौगिक दूर भी होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपसे पूछ जाए कि ये जल में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, तो जल एक सहसंयोजक यौगिक होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण ये किस तरह का होता है, दूर भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नमक भी दूर भी है और जल भी दूर भी है। इसका मतलब नमक को जल में घोला जा सकता है। नमक जो उसको आसानी से किसमें घोल सकते हैं, जल में घोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों दूर भी होते हैं। लेकिन अगर ये तो कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर इसको बेंजीन में घोला जाता C6H6 में, किसमें, बेंजीन में, तो ये बेंजीन में नहीं घुलेगा, क्योंकि बेंजीन जो है वो किस प्रकार का हुआ, अध्रुवीय है। तो नमक दूर भी होने के कारण और जल दूर भी होने के कारण नमक को जल में घोला जा सकता है, लेकिन नमक दूर भी है और बेंजीन अध्रुवीय भी है, इसलिए ये दोनों आपस में नहीं घुल सकते हैं। इसी प्रकार ये तो हुआ ध्रुवीय की ध्रुवीय में विलयता। अब अपन समझते हैं एक एग्जांपल से दूसरा। और एक यौगिक होता है नेफ्थलीन, एक इसी प्रकार यौगिक होता है एंथ्रासीन। एक तो यौगिक होता है नेफ्थलीन और एक होता है यौगिक एंथ्रासीन। इसमें और इसमें देखो क्या फर्क है। नेफ्थलीन में एक बेंजीन रिंग आती है, इसमें दो आती है, इसमें तीन आती है, बस ये अंतर है इनकी संरचनाओं में। तो नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जो है वो एक तरह से अध्रुवीय विलय होते हैं, मतलब अध्रुवीय पदार्थ होते हैं, और बेंजीन भी अध्रुवीय है। इसका मतलब अगर इनको जल में घोला जाए तो ये जल में नहीं घुलेंगे, लेकिन बेंजीन जो है ना उसमें क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। दोबारा समझो, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन में क्या अंतर होता है। बेंजीन जो उसमें तो एक ही रिंग आती है, इसमें दो आती है, इसमें तीन आती है, मतलब आपस में जोड़ दो उनको। ये स्ट्रक्चर की बात हुई। ऑर्गेनिक में आ जाएंगे इस टाइप के। ये सब जो है ये दोनों अध्रुवीय होते हैं और बेंजीन भी अध्रुवीय है। इसका मतलब ये दोनों आपस में घुल सकते हैं और विलय हो जाएंगे, लेकिन ये अध्रुवीय है और जल ध्रुवीय होता है, इसलिए ये आपस में विलय नहीं होंगे। तो ये हुआ अपने पास विलयता से संबंधित थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद में अपन यहाँ पर देखेंगे कि पदार्थ की जो विलयता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है और किसको किसमें घोलने पर कौन कौन से कारक जो है प्रभावी होंगे। तो सबसे पहले दो चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। एक तो जो है किसके, कोई भी पदार्थ की विलयता जो है ना, एक तो किस पे निर्भर करेगी कि विलय किस प्रकार का है, मतलब विलय की प्रकृति। मतलब आपसे पूछ जाए ना कि किसी भी पदार्थ की विलयता किस कारक पर निर्भर करती है, तो एक तो आंसर आप लिखेंगे विलय की प्रकृति। दूसरा जो कारक लिखेंगे वो लिखेंगे विलायक की प्रकृति। तीसरा जो कारक लिखेंगे वो लिखेंगे ताप का प्रभाव, और चौथा जो कारक लिखेंगे वो लिखेंगे दाब का प्रभाव। मतलब इन चार कारकों का विलयता पर प्रभाव पड़ता है। अब किस प्रकार प्रभाव पड़ता है ये अपन इसमें आगे देखेंगे। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ क्या बताया गया आपको। विलयता, विलयता होती है किसी भी विलयन में उपस्थित पदार्थ की अधिकतम मात्रा। विलयता के लिए एक कथन होता है समान समान को बोलता है। इसका मतलब हुआ ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। एग्जाम्पल समझे तो सभी आयनिक यौगिक ध्रुवीय होते हैं, इसलिए जल में विलय होते हैं। लेकिन ये जो है वो बेंजीन में नहीं घुलेगा, क्योंकि ये ध्रुवीय है, बेंजीन अध्रुवीय है। इस प्रकार ये अध्रुवीय और ये भी अध्रुवीय, तो घुल जाएंगे, लेकिन ये जल में नहीं घुलेंगे। फिर विलयता के आधार पर विलयनों को दो भागों में बांटा गया था, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब था वे विलयन जिनमें दिए गए ताप और दाब पर और अधिक विलय नहीं मिलाया जा सकता हो, और इसमें था और अधिक विलय मिलाया जा सकता है। फिर बताया कि विलयता को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो अब अपन देखेंगे कि जो विलयता है ना उसको कौन प्रभावित करेगा और कैसे प्रभावित करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना अपने पास है विलयता। तो अपना टॉपिक है ठोसों की द्रवों में विलयता। तो यहाँ पर नाम से पता लग रहा है ठोसों की, इसका मतलब ठोस को घोला जा रहा है। द्रवों में विलयता, द्रवों में का मतलब द्रव यहाँ पर क्या है, विलायक। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो द्रव है वो किसकी तरह कार्य कर रहे हैं, विलायक की तरह, और ठोस जो कार्य कर रहे हैं ना वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, विलय की तरह।
तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया होगा कि ठोसों की द्रव्य में विलेयता का मतलब है यहाँ पर ठोस कम मात्रा में लिया हुआ है और द्रव ज्यादा मात्रा में लिया हुआ है। अब अपन इसको समझते हैं कि जो ठोसों की द्रव्य में विलेयता है वो किस किस कारक पर निर्भर करेगी। तभी मैंने बताया था कि 4 कारकों पर निर्भर करती है। चारों कारकों के नाम तो वही है, लेकिन वो निर्भर किस प्रकार करेगा। तो जब अपन विलेय की बात करते हैं तो विलेय और विलायक को अपन को एक साथ समझना होता है। विलेय की प्रकृति को और विलायक की प्रकृति को अपन को एक साथ समझना होता है, क्योंकि अकेला जो विलेय है वो घुलेगा किसके अंदर, ये भी पहले डिसाइड करना होता है। तो सबसे पहली बात कि विलेय की प्रकृति और विलायक की प्रकृति समान होने पर आपस में मिश्रित हो जाते हैं। तो ठोस है ना, ठोस वो मुख्य रूप से अपन जो है यहाँ पर जो है 2 भागों में अपन डिवाइड करके रख सकते हैं उनको। एक तो आयनिक ठोस, एक तो आयनिक ठोस, और एक याद रख सकते हैं सहसंयोजक ठोस। एक तो आयनिक ठोस और एक सहसंयोजक ठोस। आयनिक ठोस है ना, वो ध्रुवीय होने के कारण, ध्रुवीय होने के कारण जल में विलय होते हैं। आयनिक ठोस ध्रुवीय होने के कारण जल में विलय होते हैं, क्योंकि जल भी ध्रुवीय होता है। इसी प्रकार सहसंयोजक ठोस जो कि अध्रुवीय होते हैं वो जल में विलय नहीं होते। जो जल में विलय नहीं होता वो बेंजीन में विलय होता है, मतलब कार्बनिक यौगिकों में विलय होता है। लेकिन जो जल में विलय हो गया वो बेंजीन में अविलय होगा। आप हमेशा ध्यान रखो कि जो भी चीज जल में घुल गई ना, इसका मतलब वो बेंजीन में नहीं घुलेगी, और जो चीज जल में नहीं घुल रही है इसका मतलब वो बेंजीन में घुल जाएगी। यहाँ पर अपन ने कोई बेंजीन को फिक्स नहीं कर रखा है। बेंजीन का मतलब है अध्रुवीय विलायक। इस अध्रुवीय विलायक की जगह पे क्लोरोफॉर्म भी आ सकता है CHCl3, या फिर आ सकता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और बेंजीन तो आ ही सकता है। इस प्रकार ईथर भी आ सकते हैं। तो अपन ने क्या कहा, आयनिक ठोस मतलब ठोस की जो प्रकृति है वो किस तरह की हो गई, ध्रुवीय है। फिर विलायक जो है ना उसकी प्रकृति कैसी हो गई, ध्रुवीय है। इसका मतलब ये दोनों आपस में घुल जाएंगे, लेकिन इसकी अध्रुवीय प्रकृति और इसकी अध्रुवीय प्रकृति है, इसलिए ये भी आपस में घुल जाएंगे। तो आपसे अगर पूछ रहे कि विलय और विलायक की प्रकृति का ठोसों की विलयता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो अपन ऐसे बोलेंगे कि आयनिक ठोस ध्रुवीय होने के कारण जल में विलय होते हैं, लेकिन बेंजीन में विलय नहीं होते। इसी प्रकार जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वो अध्रुवीय होने के कारण अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, मतलब बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में घुलते हैं, लेकिन जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, ये दोनों बात समझ में आ गई। इन दोनों में जनरली क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन जो आता है वो आता है थर्ड में से, मतलब ठोसों की द्रव में विलयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये पूछा जाता है। तो देखिए एक बार, ताप का प्रभाव का मतलब हुआ यहाँ पर कि ताप बढ़ाने पर ठोसों की जो द्रव में विलयता होती है वो बढ़ेगी, कम होगी, क्या फर्क पड़ेगा मतलब ये। तो देखो एक सामान्य उदाहरण से समझो, इनको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मतलब आपको नमक जो है, नमक उसकी बराबर मात्रा को ठंडे और गर्म जल में घोलना है, बराबर मात्रा को ठंडे और गर्म जल में घोलना है। तो आप खुद पाएंगे कि जो नमक होगा वो गर्म जल में जो ठंडा जल है उसकी अपेक्षाकृत शीघ्रता से घुल जाएगा। तो यहाँ पर सीधे समझ में आ गया आपको कि ठोसों की द्रव में विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्या कहा मैंने कि ठोस जो है, ठोस उसकी द्रव में विलयता जो है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। मतलब अगर गर्म जल है तो शीघ्रता से घुलेगा, ठंडा जल है तो मुश्किल से घुलेगा। इसी चीज को एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे कि ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव में विलयता क्यों बढ़ती है, क्यों बढ़ती है। तो उसका कारण अपन को देना होता है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लासातेलिए। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लासातेलिए। उन्होंने ये कहा कि जो प्रक्रम ऊष्माशोषी होते हैं, मतलब जिन प्रक्रमों में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिन प्रक्रमों में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन प्रक्रमों का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उन प्रक्रमों का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब अभिक्रिया जल्दी जल्दी होने लग जाती है, और जल्दी जल्दी होने की वजह से वेग जो है बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि विलयता जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाती है, अग्र दिशा में जाती है। तो मैं आपको लैंग्वेज सेट करके बताता हूँ इसकी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर किस तरीके से लिखेंगे, आप नोट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि ठोसों की द्रव में विलयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, या तो ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि ठोसों की द्रव में विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्यों। इसका आंसर अपन देंगे कि किसी ठोस को
द्रव में घोलने पर, किसी ठोस को द्रव में घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। अर्थात यह फिर तथा लासातेली के नियम के अनुसार ऊष्मा शोषी प्रक्रमों का ताप बढ़ाने पर, ऊष्मा शोषी प्रक्रमों का ताप बढ़ाने पर प्रक्रम जो है वो कौन सी दिशा में ले जाता है, अग्र दिशा में, मतलब उसका विक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसका मतलब विलेयता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और एक अंतिम कारक है दाब का प्रभाव। हमेशा ध्यान रखना ठोस और द्रव जो है वो दाब से अप्रभावित होते हैं, क्योंकि ठोस और द्रव के ऊपर दाब लगाया नहीं जा सकता। ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं, असंपीड्य। ठीक है, तो आज पहला टॉपिक हमारे पास था विलेयता, और उसके अंदर अपन ने पढ़ा ठोसों की द्रव में विलेयता और ये कारक। दाब का प्रभाव आपको यहाँ पे बता ही दिया कि इसका कोई प्रभाव, कोई सार्थक प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है। ठीक है।